नमस्कार, मैं तरुण वर्मा दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा केटामाइन के यूज़ के बारे में कि जो केटामाइन केमिकल है वह कैसे डिप्रेशन और काफ़ी सारी मेंटल इलनेसेस के ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। इस वीडियो में जो मैं आपसे बात करूँगा वो कुछ ऐसे स्टडीज़ जो रिसेंटली पब्लिश हुई हैं उनके एक रिव्यू के बारे में बात करूँगा कि एक स्टडी जो कि एक्सेटर यूनिवर्सिटी में कंडक्ट की गई थी जिसने ये आइडेंटिफाई किया है कि जो केटामाइन की जो वैल्यू है वो मेंटल हेल्थ के रिकवरी में ट्रीटमेंट में वह बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज की जा रही है। और ऐसा देखा जा रहा है कि डिप्रेशन और सुसाइडल आइडियाज़ को कम करने में ये जो केटामाइन जो केमिकल है इसका यूज़ बहुत होता है। और साथ ही साथ बहुत सी दूसरी मेंटल हेल्थ कंडीशंस में भी केटामाइन का यूज़ देखा जा रहा है, हालांकि उनमें स्टडीज़ बहुत कम है। तो आइए इस पर अभी बात करते हैं। तो केटामाइन है क्या? केटामाइन एक एनेस्थेटिक एजेंट है या एक एनेस्थेटिक केमिकल है जिसका यूज़ जो है वो लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है। मतलब जिसमें अपने शरीर में जो दर्द की सेंसेशंस कम करने के लिए जो सर्जरी से पहले जो केमिकल्स दिए जाते हैं, बेहोश किया जाता है जो पेशेंट को, या शरीर के किसी हिस्से में जो एनेस्थीसिया दिया जाता है उसमें केटामाइन का यूज़ किया जाता है। ये 1960-70 के दशक से केटामाइन जो था वो एनेस्थीसिया के तौर पर ही यूज़ किया जा रहा था। इसके और भी कई सारे यूजेस फाइंड किए गए हैं, पर मेनली ये एनेस्थीसिया के तौर पे यूज़ किया जाता है। अब पिछले कुछ सालों में ऐसा देखा गया कि ये जो केटामाइन केमिकल है इसके हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। मतलब जिसमें हमारी थिंकिंग, मूड, इमोशंस और दूसरे कुछ बिहेवियर्स और बॉडीली सिम्टम्स, ऑटोनॉमिक कंडीशंस पे भी हमारे इसके इफ़ेक्ट आते हैं। तो काफ़ी सारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसको स्टडी किया कि डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए खास करके इसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। मेनली इसको ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में, मतलब उसके थेरेपी के तौर पे इसको देखा जाने लगा और उसमें उसके फ़ायदे रिकॉग्नाइज होने लगे। थोड़ा इस बारे में और बताऊँ कि केटामाइन जो है वो एक फेनसाइक्लिडाइन करके एक ड्रग होता है जिसे एंजल डस्ट कहते हैं, जो कि हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट्स लाता है। मतलब वो एक ऐसे डिसोसिएटिव इफेक्ट्स लाता है जिसमें कि एक व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे वो अपने शरीर से बाहर आ गया और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर रहा है। अपने को उड़ता हुआ महसूस करता है, उसकी सेंसेशंस बदल जाती हैं, उसको अलग अलग से रंग और न जाने क्या क्या उसको दिखाई देने लगते हैं, और वो बिल्कुल एक जैसे कहते हैं माइंड ऑल्टरिंग इफेक्ट्स होते हैं। उसमें फेनसाइक्लिडाइन जो होता है, एंजल डस्ट जो होता है, उसका लोग अक्सर मिसयूज़ करते हैं और वो एडिक्शन कॉज करता है। तो केटामाइन जो है वो उसका थोड़ा लेस सीवियर, एक तरह से हम कहें कि डेरिवेटिव है। मतलब केटामाइन जो है वो फेनसाइक्लिडाइन के 200 डेरिवेटिव्स में से एक है, बट इसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं और इसके जो ओवरऑल इफेक्ट्स होते हैं वो थोड़े मैनेजेबल होते हैं और वो इतने सीवियर नहीं होते। तो साइड इफेक्ट्स भी इससे कम देखने में आते हैं और इसके जो दूसरे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, या जिसे हम कहें कि बॉडी को थोड़ा बेटर करने के जो इफेक्ट्स होते हैं, वो देखे गए हैं। तो शुरुआत में तो जैसे मैंने कहा इसको एनेस्थीसिया के तौर पे यूज़ किया जाता था। कुछ कंडीशंस में लोग इसको मिसयूज़ भी करते थे, मतलब इसको ड्रग के तौर पे यूज़ करते थे, क्योंकि कई मामलों में जब फेनसाइक्लिडाइन जो कि बैन कर दिया गया था, जिसका कि इल्लीगल यूज़ होता है और ये लीगल नहीं है ड्रग, पर इसके कुछ लीगल डेरिवेटिव्स बना दिए गए जो कि मेडिकल कंडीशंस में यूज़ हो जाते हैं, जैसे कि एनेस्थीसिया के तौर पे। तो वहाँ इसका काफ़ी मिसयूज़ हो जाता था, थोड़ा स्मगलिंग हो जाती थी, थोड़ा इधर-उधर से धांधलेबाज़ी करके जैसे-तैसे करके लोग इसको मिसयूज़ करते थे। और केटामाइन का भी एडिक्टिव इफ़ेक्ट आता है। ये भी एडिक्शन कॉज़ कर सकता है, अगर ज़्यादा डोज़ में लिया जाए या लंबे टाइम तक लिया जाए। तो ये जो केटामाइन है, जो कि एक ड्रग है, जो कि एक ओपियम की तरह एक इफ़ेक्ट लाता है, एडिक्ट करा सकता है। इसके इफ़ेक्ट्स डिप्रेशन में देखने के लिए इसको बड़े कंट्रोल तरीके से स्टडी की गई। काफ़ी सारी स्टडीज़ की गई हैं, कंट्रोल्ड स्टडीज़ की गई। मतलब क्लिनिक में एक डॉक्टर जब एक हॉस्पिटल में जब एक एडमिनिस्टर करता है दवा को पेशेंट के ऊपर, और उसको बहुत लो डोजेज़ में जब ये दी जाती है ये दवा, तो उसके कुछ और इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं बिना एडिक्शन के। मतलब एडिक्शन के अलावा दूसरे इफ़ेक्ट्स देखे जा सकते हैं। तो इस तरह से इसके पीछे का जो रैशनेल है, पूरा लॉजिक है, वो ये जाता है कि अगर इसके इफ़ेक्ट्स अच्छे वाले आ रहे हैं, मतलब जिसमें मेंटल हेल्थ कंडीशंस बेटर हो सकती हैं, तो क्यों ना इसका यूज़ किया जाए। और एनेस्थीसिया का तो यूज़ आ ही रहा है, तो क्यों ना इसको दूसरे तरीके से यूज़ किया जाए। शायद अगर इसको कंट्रोल तरीके से अगर इसका यूज़ किया जाए तो इसके अच्छे बेनिफिट्स हों। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं, करीब 30 से 40% ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट होते हैं। मतलब उन पर ज़्यादातर जो क्लासेस हैं दवाओं की, जैसे SSRI, SNRI, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट और MAOIs जो होते हैं, ये सारे दवाओं के जब इफेक्ट्स नहीं आते, दो या दो से ज़्यादा क्लास ऑफ ड्रग्स के जब उनके ऊपर इफेक्ट्स नहीं आते, तो उस केसेस में हम उन्हें कहते हैं कि वो ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट है। मतलब अब इन पर दवाएं काम ही नहीं कर रही। तो उस केस में जो ऐसे पेशेंट होते हैं, जो ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन वाले पेशेंट जिनको हम कहते हैं, उनके मामले में तो इसके बहुत ही अच्छे इफेक्ट्स देखे जा सकते हैं और देखे गए हैं। तो उन केसेस के लिए जहां पर दवाइयां आम जो दूसरी एंटी डिप्रेसेंट हैं जहां काम नहीं करेंगी, तो
केटामाइन जैसी दवाइयाँ जो हैं या जैसे जो ड्रग्स हैं एनेस्थीसिया का इफेक्ट लाने वाले या ओपियम जैसे जो दूसरे साइकेडेलिक ड्रग्स जिसे हम कहते हैं जो ड्रग्स हैं, क्यों ना उसका कंट्रोल्ड तरीके से अगर यूज़ किया जाए तो उसको काफ़ी सारी मेंटल हेल्थ कंडीशंस में अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। तो इस लॉजिक पे बहुत सारे रिसर्च हुए हैं केटामाइन पे। एक और बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि केटामाइन के अलावा और भी कुछ ड्रग्स हैं जिस पर एक्सपेरिमेंटेशन चल रही हैं, और ऐसा अब बहुत सारे डॉक्टरों का, रिसर्चर्स का मानना है कि साइकेडेलिक ड्रग्स मतलब जो एडिक्शन लाते हैं, हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट्स लाते हैं, माइंड ऑल्टरिंग इफेक्ट्स लाते हैं, उनका कंट्रोल्ड यूज डिप्रेशन या और बड़े सारे मेंटल हेल्थ कंडीशंस में अगर कर लिया जाए तो हम जो टिपिकल जो दवाइयाँ होती हैं उनसे अच्छा इफेक्ट ला सकते हैं और बहुत से लोगों की जो मेंटल कंडीशंस हैं उनको हम बेटर कर सकते हैं। इस पर्पस पे, इस इंटेंशन से केटामाइन को एक शुरुआती तौर पे हम कह सकते हैं एक ड्रग के तौर पे लिया जा रहा है जिसके कि साइकेट्रिक इफेक्ट्स देखे जाएं और जिसका कि बेनिफिट लिया जा सके। इसलिए अगर हम देखें कि ये तो भाई ड्रग है, ये तो ओपियम जैसे तरीके से इफेक्ट करता है, इसका तो एडिक्शन हो सकता है, भाई ये तो गलत चीज़ है, पर ऐसा नहीं है। अगर हम इन ड्रग ऑप्शंस को, जो कि आज तक कई वजहों से ट्राई नहीं की गई थी मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट में, और जितने भी ये जो फार्मा कंपनी में और ये जो साइकेट्रिक पेशेंट्स के ऊपर जो रिसर्च करने के लिए जो दवाएं होती हैं खोजते हैं, उस पर जो रिसर्च करते थे रिसर्चर्स, वो दूसरी ऑप्शंस पर फोकस कर रहे थे। दूसरी मतलब ऐसी ऑप्शंस जो एडिक्शन नहीं लाती, सिंपल, और बॉडी या माइंड को मतलब ब्रेन को बहुत ज़्यादा हार्म नहीं करती। तो अब जाके जब हमने इतनी सारी मेडिसिन पर रिसर्च कर ली, बहुत सारी मेडिसिन डिस्कवर कर ली, देख लिया कि हमें कोई बहुत नए क्लास ऑफ मेडिसिन नहीं मिल पा रही हैं, बहुत एक्सप्लोर कर लिया, और रिसर्च भी बहुत स्लो ही चलती है। कोई ऐसा नहीं है कि दुनिया भर में सारी रिसर्च जो है वो बस इन दवाओं के ऊपर ही चल रही हैं और ऐसे चल रहा है। बड़े अलग अलग तरीके की रिसर्च है जो इतनी अच्छी सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं ला पाते कई बार। तो इस वजह से एक कोशिश की जा रही है कि क्यों ना इसका कंट्रोल यूज़ करके इसको यूज़ किया जाए। तो इस पर्पस पे केटामाइन को यूज़ किया जाने लगा और इस पर पहले रिसर्च की गई, क्योंकि पहले रिसर्च करनी ज़रूरी है। तो हुआ ये कि पिछले कुछ सालों में, करीब करीब 2 दशकों में, 20-25 साल में, बहुत सारी ऐसी रिसर्च हुई हैं जो कि मेनली डिप्रेशन या बाइपोलर डिसऑर्डर, ये जो ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो डिप्रेशन से रिलेटेड होते हैं, उन पर रिसर्च की गई। तो शुरुआत में इस पर शायद करना ज़्यादा बेटर लगा, या ये कहें कि इसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे देखने में आए, इस वजह से इस पर रिसर्च हुआ। तो करीब करीब 83 स्टडीज़ अब तक इसके संबंध में पब्लिश हो चुकी हैं। सिर्फ डिप्रेशन पर नहीं, डिप्रेशन पर तो करीब 30 से 40 रिसर्च ही पब्लिश हुई हैं, पर ओवरऑल सारी मेंटल हेल्थ कंडीशंस, इनफैक्ट एडिक्शन हो गया, एंजाइटी हो गया, ईटिंग डिसऑर्डर, पीटीएसडी, ओसीडी, कई सारे ऐसे डिसऑर्डर्स को अगर हम मिला दें तो जितनी भी मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं उनमें करीब करीब 83 ऐसे स्टडीज पब्लिश हो चुकी हैं जिसमें कि केटामाइन के बहुत अच्छे इफेक्ट्स देखे गए हैं मेंटल हेल्थ कंडीशंस को इम्प्रूव करने में। इस वीडियो में मैं जो मेरा मेन फोकस होगा वो डिप्रेशन के ऊपर होगा, और बाकी कुछ और डिसऑर्डर्स पे जो केटामाइन के जो इफेक्ट्स हैं उस पर मैं किसी और वीडियो में चर्चा करूंगा। स्पेशली ये जो एडिक्शन वाले जो बीमारियां होती हैं, कोकेन एडिक्शन, ओपियम एडिक्शन, और ये जो अल्कोहल एडिक्शन के जो केसेस होते हैं, इस पर भी बहुत स्टडीज़ की गई हैं केटामाइन के इफेक्ट की। इस पर भी मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो हुआ क्या, हाल ही में जनवरी में, दिसंबर लास्ट वीक में, जनवरी कह लीजिए उसे, एक मेटा एनालिसिस पब्लिश हुआ 83 स्टडीज़ का, 83 स्टडीज़ का, जिसमें केटामाइन के इफेक्ट मेंटल हेल्थ कंडीशंस पर देखे गए और उनका एक निचोड़ निकाला गया। मेटा एनालिसिस एक स्टैटिस्टिकल तरीका होता है, मतलब स्टैटिस्टिक्स के टेक्निक की मदद से देखा जाता है कि जितनी भी आज तक स्टडीज़ पब्लिश हुई हैं, कोई कहेगा कि ज़्यादा इफेक्ट आया, कोई कहेगा कम इफेक्ट आएगा, कोई कहेगा कि मॉडरेट इफेक्ट आया, कोई कहेगा माइल्ड इफेक्ट आया। तो सारी स्टडीज़ का अगर हम निचोड़ निकालें तो स्टैटिस्टिकली कैसे हम बता सकते हैं कि ओवरऑल इम्पैक्ट क्या है, ये जानने के लिए मेटा एनालिटिकल स्टडीज़ की जाती हैं। तो ये जो मेटा एनालिसिस किया गया, इसमें करीब 33 स्टडीज़ जो थी वो सिस्टमेटिक रिव्यूज़ थे जो उन्होंने इंक्लूड किए थे। सिस्टमेटिक रिव्यू होता है जिसके अंदर जस्ट बड़ी सारी स्टडीज़ को पढ़ के कुछ ऑथर होते हैं जो उसके बारे में अपना पूरा एक रिफ्लेक्शन देते हैं, मतलब पूरी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अपनी इंटरप्रिटेशन देते हैं और उसका एक निचोड़ निकालते हैं। सिर्फ रिव्यू करा जाता है उसके अंदर सारी स्टडीज़ को। पर कौन सी स्टडीज़ उन्होंने रिव्यू की? वो स्टडीज़ जो एक्सपेरिमेंटल होती हैं, मतलब जिनमें दवाएं दी गई और जिनमें इफेक्ट्स देखे गए, उनको उन्होंने रिव्यू किया। तो 33 जो थी वो तो इसके अंदर सिस्टमेटिक रिव्यूज़ थे, बचती हैं बाकी की 50। इन 50 में से 29 जो थे वो रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स, मतलब RCT थे, जिसके अंदर यह देखा जाता है कि कुछ लोगों को केटामाइन दे दिया, कुछ लोगों को प्लेसिबो दे दिया, और कुछ लोगों को जो टिपिकल जो पुरानी जो एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ दी जाती हैं वो दी, और फिर देखा कि कौन से ड्रग का, कौन से ट्रीटमेंट का ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है। तो 29 ऐसे RCT किए गए,
और बाकी कुछ मिले जुले कर कुरा के 10-20 स्टडीज़ जो थी वो कोई केस स्टडीज़ पे उन्होंने रिव्यू कर लिया। किसी के अंदर उन्होंने नॉन आरसीटी रिसर्चेस थी जिनको इंक्लूड किया, मतलब जो रैंडमाइज्ड नहीं थी, जिसके अंदर उन्होंने थोड़ा सा बायस आ जाता है उस केस में रिसर्च में, वो वाली स्टडीज़ ली। किसी के अंदर प्लेसिबो ग्रुप नहीं लिया हुआ था उन्होंने, और प्लेसिबो ग्रुप को लेना बहुत ज़रूरी होता है। प्लेसिबो ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके अंदर हम उनको पेशेंट्स को कहते हैं कि हम तुम्हें एक दवा दे रहे हैं जिसका तुम्हारे इस पे इलाज हो सकता है, जिसका असर आ सकता है, पर असल में हम उन्हें कोई भी ऐसी विटामिन की या कोई भी दूसरी गोलियां दे देते हैं, तो हम उन्हें थोड़ा झूठ बोलते हैं बेसिकली। तो उस केस में हम देखना चाहते हैं कि क्या वो लोग भी ठीक हो रहे हैं जिन लोगों को हमने बस दवा के नाम से बोल दिया और जबकि दवा तो उनको दी नहीं। तो अक्सर देखा जाता है कि वो लोगों में भी इंप्रूवमेंट आ जाती है साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में। तो ऐसे में हम कैसे कहें कि भाई केटामाइन और एंटी डिप्रेसेंट का ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है, तो हमें देखना होता है कि उन दवाओं से ज़्यादा इफेक्ट आना चाहिए प्लेसिबो के मुकाबले। हालांकि मैं यहाँ बोलूंगा कि ये जो झूठ होता है ये कोई ऐसा नहीं है कि उनके साथ कुछ गलत किया जा रहा है, ये रिसर्च का पार्ट होता है। सारी दुनिया में जो भी आरसीटी होती हैं, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स होते हैं, स्पेशली प्लेसिबो वाले, उनके अंदर ऐसे ही किया जाता है। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है रिसर्च कंडक्ट करने का। तो हुआ ये कि उन्होंने ऐसी बड़ी सारी रिसर्च की और उन रिसर्चेस का एक निचोड़ निकाल के उन्होंने 83 जो अलग अलग स्टडीज ओवरऑल अब तक हो चुकी थी अलग अलग साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में, उनको इन्होंने मेटा एनालाइज किया, मतलब स्टैटिस्टिक्स के थ्रू इसका एनालिसिस किया। तो उन्होंने क्या पाया? उन्होंने कहा कि जो केटामाइन जो है ये बहुत ही फास्ट एक्टिंग ड्रग है, मतलब बहुत जल्दी इसके असर आते हैं, रैपिड एक्टिंग कह सकते हैं, फास्ट एक्टिंग, और इससे शॉर्ट टर्म रिलीफ बहुत अच्छा मिल जाता है कई सारे डिप्रेशन के केसेस में। और यहां तक कि इससे जो सुसाइडल थॉट है जो पेशेंट्स की, वो बहुत कम हो जाती हैं, ऐसा उन्होंने देखा। तो ये कुछ ऐसे 2-3 मेजर फायदे थे जो इन्होंने देखे। तो ये जो रिसर्च है 83 स्टडीज का जो मेटा एनालिसिस है, ये ब्रिटिश जर्नल ऑफ साइकाइट्री ओपन में, ओपन मतलब जो फ्रीली अवेलेबल होते हैं जो आर्टिकल्स ऑनलाइन, उनमें ये रिसर्च जो है पब्लिश की गई उस जर्नल में। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पे आपको मिल जाएगी। और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के साथ मिलके ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर जो थे, इन्होंने रिसर्च की थी, और साथ ही साथ सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ एडिक्शन, उनके साथ मिलकर इन्होंने बड़े सारे टीम थी लोगों की, जहाँ पर अलग अलग जगह से डेटा लेना पड़ता है। तो ये कई सारे यूनिवर्सिटीज़, लेबोरेटरीज आपस में कोलैबोरेट करते हैं, तो सबने मिलजुल के ये रिसर्च करी। और ये जो रिसर्च है मेनली ये मेंटल हेल्थ कंडीशंस में दोनों पर फोकस किया गया है, एडिक्शन वाले भी और नॉन एडिक्शन वाले मेंटल हेल्थ कंडीशंस भी। तो अब क्या देखने में आया, 2-3 चीज़ों पर यहाँ पर मैं एम्फेसिस दूंगा। पहले आता है यूनिपोलर डिप्रेशन। यूनिपोलर डिप्रेशन, या जिसे हम मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर एमडीडी बोलते हैं, जिसमें मेनिया नहीं होता, बायपोलर नहीं होता, जो जिसमें सिर्फ डिप्रेशन के एपिसोड्स होते हैं, यूनिपोलर हम इसे को कहते हैं। तो उन पेशेंट्स में ये केटामाइन का ट्रीटमेंट दिया गया, जो भी रिसर्चेज हुई होंगी जिनमें दिया गया होगा। तो उन्होंने देखा कि इन सारी रिसर्चेज का निचोड़ ये कहता है कि ये जो केटामाइन होता है ये यूनिपोलर डिप्रेशन के पेशेंट्स में 1 से लेकर 24 घंटे के अंदर बहुत अच्छा इफेक्ट ले आता है, उनके सिम्टम्स को बहुत कम कर देता है। और ये जो इफेक्ट है, एक बार सिंगल डोज देने के बाद भी, केटामाइन की सिंगल डोज दी जा रही है, रोज रोज नहीं ले रही है मेडिसिन की तरह जैसे ऐसे सारे दवाइयां ली जाती हैं, एक बार सिंगल डोज दिया और इसका 2 हफ्ते तक इसका असर ऑलमोस्ट बना रहा। अब 2 हफ्ते का मतलब ये नहीं है कि 2 हफ्ते के बाद डिप्रेशन वापस आ जाएगा। बेसिकली रिसर्च के अंदर उन्होंने 1 से 2 हफ्ते तक उसका फॉलोअप करते हैं, वो पेशेंट्स को दोबारा बुला के उनके सिम्टम्स को चेक करते हैं। तो 2 हफ्ते तक उन्होंने इसको दोबारा से चेक किया पेशेंट्स को, और देखा कि ज़्यादातर स्टडीज़ में, जो कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर ही फॉलो किया जा रहा था, वो 1 घंटा, 24 घंटा, 4 घंटा, ऐसे अलग अलग टाइम पीरियड पर पेशेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं। तो एक बार सिंगल इंट्रावेनस डोज जब उनको दिया गया, इंट्रावेनस मतलब उनके ब्लड स्ट्रीम में दिया गया डायरेक्ट, तो जब उनको ये सिंगल डोज दिया गया, उसके बाद यूनिपोलर डिप्रेशन के 1 से 24 घंटे के अंदर फर्क आ गया और 2 हफ्ते तक कम से कम बना रहा। जबकि इसके अलावा जो ओरल डोज दिया गया, ओरल डोज मतलब जो गोली की फॉर्म में जब केटामाइन दी गई, तो उसमें करीब करीब 2 हफ्ता आ गया असर आने में, पर वो भी असर जो था वो अच्छा आया था, जिसमें कि पेशेंट्स के जो सिम्टम्स थे वो काफी हद तक रिड्यूस हो गए थे। मतलब ओरल जो दवाइयां खाई जाती हैं, जैसे कि आप ज्यादातर एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां देखते होंगे जो खाते हो, या फिर आपकी फैमिली में कोई लेता होगा, उसका असर स्लो आता है। ओरल मेडिकेशंस का अक्सर असर स्लो ही आता है। इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, नेजल मोड जो होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, उनके इफेक्ट्स ज़्यादा जल्दी आते हैं और ज़्यादा लंबे टाइम तक टिकते हैं। तो ये जो इफेक्ट्स देखने में आए हैं कि इंट्रावेनस का ज़्यादा जल्दी आया, 2 हफ्ते तक बना रहा, एटलीस्ट जब तक उन्होंने फॉलो किया, और उसके मुकाबले जब हम देखें कि जो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन किया गया उसका 2 हफ्ते बाद आया। तो ये कंपैरिजन इन्होंने किया ऐसे दवाइयों के, ये उन दवाइयों के मुकाबले बहुत अच्छा असर था जो कि हम नॉर्मली एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां देखते हैं उनके मुकाबले। अच्छा, ये तो रहा यूनिपोलर डिप्रेशन। दूसरा आता है बायपोलर डिप्रेशन, मतलब बायपोलर डिसऑर्डर के वो पेशेंट जिनका डिप्रेसिव एपिसोड चल रहा था, उनको जब ये केटामाइन के सिंगल डोज दिए गए, तो उसमें क्या देखा कि करीब करीब 4 घंटे के अंदर जब उनको फॉलोअप किया गया, तो उनमें काफ़ी हद तक उनके जो सिम्टम्स जो थे वो कम हो चुके थे,
और धीरे धीरे करीब करीब 24 घंटे तक काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स में कमी आ गई थी। तो मैक्सिमम लोगों में तो थोड़े से सिम्टम्स कंट्रोल हुए, बट 24 घंटे के अंदर काफ़ी अच्छा गिरावट देखी गई डिप्रेशन के लेवल में। और पूरी तरह से जो इफेक्ट था इस दवा का वो 3 दिन तक कम से कम देखा गया। 3 दिन के बाद थोड़े थोड़े सिम्टम्स लौटने लगे, और 7 दिन तक जब उन्होंने फॉलोअप किया तो उन्होंने देखा कि मैक्सिमम पेशेंट जो थे उनको अच्छा खासा रिलीफ मिल चुका था। मतलब ऐसा नहीं कहेंगे कि पूरा का पूरा डिप्रेशन वापस आ गया, ऐसा नहीं था। अच्छा खासा इफेक्ट 7 दिन तक भी बना रहा। अब ये रिसर्चेस की एक मजबूरी होती है, वो थोड़े टाइम तक ही फॉलोअप करते हैं रिसर्च में लोगों को, वो उनको साल 2 साल 4 साल तक नहीं बुलाते, तो वो नहीं पता ज़्यादातर रिसर्च में कि भाई 6 महीने बाद 1 साल बाद क्या इफेक्ट आया। पर होता क्या है कि जब कोई दवा इमीडिएटली इतना सारा इफेक्ट जब कुछ ही घंटों या दिनों में ले आती है और उसके बाद वो कई दिन तक बने रहते हैं वो इफेक्ट्स, तो एक काफ़ी अच्छा प्रॉमिस होता है कि इस दवा से, ड्रग है या जो भी है, इस दवा से इतना अच्छा इफेक्ट आ सकता है। तो अगर हम और अच्छे कंट्रोल्ड तरीके से और अच्छे रेगुलेटेड वे में अगर हम ये एडमिनिस्टर करते रहें और सिंगल डोज की बजाय हम और ज़्यादा डोज देते रहें, मान लो 2 हफ्ते बाद हम डोज को रिपीट करते रहें या 1-1 महीने बाद डोज को रिपीट करते रहें, तो लंबे समय तक इस पेशेंट को जो है डिप्रेशन से दूर रखा जा सकता है। यहाँ मैं एक और चीज़ कहूँगा कि ये जो ज़्यादातर जो केसेस थे जिनमें अच्छा इफेक्ट आया वो ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन वाले केस थे। तो इसमें जो ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन वाले जो पेशेंट्स हैं उसके अंदर ज़्यादा बड़ा इफेक्ट देखा जाता है, मतलब रिसर्चेज में हमने देखा है ये। तो जो एमडीडी है, बाइपोलर डिप्रेशन है, उसके अंदर असर फिर भी थोड़े कम होंगे, जबकि ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन में केटामाइन के इफेक्ट्स ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग और ज़्यादा अच्छे देखने में आते हैं। अब हम आते हैं सुसाइडल थॉट पे। सुसाइडल थॉट्स के अंदर जो कमी आई वो बहुत ही अच्छी देखी गई केटामाइन के एडमिनिस्ट्रेशन से। तो ये देखा गया कि करीब करीब 4 घंटे के अंदर अंदर काफ़ी सारे पेशेंट्स जो सुसाइड के अटेम्प्ट की वजह से एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में, उनके अंदर उन्होंने रिपोर्ट किया कि उनको सुसाइडल थॉट अब बिल्कुल भी फील नहीं हो रही, उनके दिमाग में वो विचार ही नहीं आ रहे मरने के। और 24 घंटे के अंदर अंदर तो ज़्यादातर ये जो पेशेंट थे सुसाइडल आइडिएशन वाले, ये काफ़ी हद तक रिकवर कर चुके थे। और अगेन जैसे पहले मैंने बताया बाइपोलर यूनिपोलर के मामले में कि 3 से लेकर 7 दिन तक ये इफेक्ट्स बने रहे, और कुछ स्टडीज़ में तो 28 दिन तक भी उन्होंने फॉलोअप किया और देखा कि जिन लोगों को सुसाइड अटेम्प्ट की वजह से एडमिट किया गया था हॉस्पिटल में, उनके दिमाग में सुसाइडल थॉट आ ही नहीं रही थी जब उनको एक सिंगल डोज इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलर जो था उनको जब दिया गया। तो यहाँ अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन जो थे, तरीके थे, उन्होंने चेक किए थे। किसी में नेजल तरीका था, किसी में इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, मसल्स के थ्रू दे रहे हैं, ब्लड की वेसल्स के थ्रू दे रहे हैं, या उनको ओरल मेडिकेशन दे रहे हैं, या कुछ और तरीके से जैसे भी वो दे रहे हैं। अलग अलग तरीके ट्राई किए गए, ज़्यादा इफेक्टिव इंट्रावेनस इंट्रामस्कुलर वाले देखे गए। तो उन्होंने देखा कि ये जो असर जो है ये अच्छे लंबे टाइम तक बना रहता है। अब इसके बाद जाके वो पेशेंट डिस्चार्ज हो गया, वो फिर दोबारा नहीं आ रहा, या कुछ लोगों ने थेरेपी में दोबारा लेना पसंद नहीं किया, या वो ठीक हो गए, या उन्होंने रिसर्च में पार्टिसिपेट नहीं किया, किसी वजह से फिर पेशेंट धीरे धीरे छूट जाते हैं और थोड़े बहुत पेशेंट्स ही रह जाते हैं। तो इन स्टडीज़ की जो लिमिटेशन है ना, वो सबसे बड़ी यही है कि इसके अंदर थोड़ा सैम्पल साइज होता है। मतलब शुरू तो करेंगे 100-150 लोगों से, करते 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 20-40 लोग ही रह जाते हैं जिनके ऊपर फाइनली वो फॉलोअप कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे वो परसेंटेज बहुत कम होती है जिसके ऊपर ये स्टडीज़ की जाती है, छोटे टाइम पीरियड के लिए की जाती है। और यूजुअल जो रूटीन प्रोसीजर होता है ना ट्रीटमेंट का, जैसे कोई पेशेंट है वो हॉस्पिटल जा रहा है या कहीं जा रहा है, क्लिनिक पे जा रहा है, प्राइवेट क्लिनिक पर, या किसी जनरल फिजिशियन के वहाँ जा रहा है, या कहीं भी किसी ऐसे मेंटल हेल्थ सेंटर जा रहा है, तो उसको उसी में ही स्टडी के अंदर इंक्लूड कर दिया जाता है। कुछ पैरामीटर्स को देखा जाता है और उसके बाद उनको इंक्लूड कर दिया जाता है, और फिर उसके बाद उनको थोड़े टाइम तक के लिए वो ऑब्जर्व करते हैं, तो तब तक वो उनका डेटा लेते हैं। तो ये कुछ ऐसी लिमिटेशंस हैं जो ये जो रिसर्चर्स हैं ये बताते हैं, जिन्होंने मेटा एनालिसिस किया। कहते हैं सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे को फॉलोअप चाहिए लंबा, हमें कम से कम 6 महीना 1 साल तक का फॉलोअप चाहिए। हालांकि ये 83 जो स्टडीज़ थी, इनमें कुछ स्टडीज़ ऐसी थी जिन्होंने 1-1 साल तक भी फॉलोअप किया है, और देखा गया है कि कई सारे पेशेंट्स के अंदर 1 साल तक भी सिम्टम्स में कमी मिली थी। हालांकि बहुत सारे ऐसी स्टडीज़ रही हैं जिनमें मल्टीपल डोजेज भी दिए गए थे केटामाइन के, पर फिलहाल मैं उनकी डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। ज़्यादातर स्टडीज़ जो हैं वो सिंगल डोज वाली केटामाइन एडमिनिस्ट्रेशन की हुई हैं, और वो 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, इतने तक उनके इफेक्ट्स देखे हैं। तो इस हिसाब से देखा जा सकता है कि केटामाइन का इफेक्ट बहुत अच्छा है। दिमाग से जो डिप्रेशन के जो सिम्टम्स आते हैं, जो दिमाग में उठते हैं, और किसी ना किसी तरीके की उनकी कुछ बायोलॉजी होती होगी, केमिस्ट्री होती होगी, उसमें ये असर डाल के काफ़ी हद तक हमारे दिमाग में हमारे मूड और थॉट्स को ये चेंज करने का काम करता है, और इससे डिप्रेशन के अंदर काफ़ी कमी आ जाती है। तो ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन में बहुत अच्छा इफेक्ट लाएगा, यूनिपोलर डिप्रेशन के केस में अगेन अच्छा इफेक्ट लाएगा, बाइपोलर डिसऑर्डर में भी अच्छा इफेक्ट आएगा, बट यूनिपोलर और ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट वाले केसेस के मुकाबले कम अच्छा देखने में आएगा। इसका एक रीज़न है, होता क्या है कि केटामाइन में कई बार जब पेशेंट्स को जब दिया जाता है तो इसमें मेनिया आ सकता है। हालांकि ये बहुत सारी एंटी डिप्रेसेंट दवाइयों से भी होता है, इसलिए बाइपोलर में मूड स्टेबलाइजर्स दिए जाते हैं।
पर होता क्या है कि केटामाइन से जब डिप्रेशन को दूर करने के लिए दिया जाती है दवाई, मतलब केटामाइन दिया जाता है, तो उनके अंदर मेनिया का एपिसोड इंड्यूस हो सकता है। और हालांकि ये देखा भी गया कि कुछ पेशेंट्स के अंदर केटामाइन देने के कुछ घंटों के बाद काफ़ी हद तक रेस्टलेसनेस, एग्रेसिवनेस और ओवर हाइपर एक्टिविटी देखी गई। तो उनके अंदर मेनिक एपिसोड के इंड्यूस होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसीलिए बायपोलर में तो और भी मुश्किल है इसको दे पाना, क्योंकि उसके अंदर और भी ज़्यादा कंट्रोल्ड तरीके से ये जो केटामाइन है देनी पड़ती है। और डॉक्टर्स जो है वो ये करते हैं कि ऐसे केस में जो बेंजोडाइजेपाइन्स होती हैं, जो कि एंग्जाइटी को रिलीज करने की जो मेडिकेशंस होती हैं, जो ब्रेन की जो एक्टिविटी है उसको स्लो डाउन करने का काम करती हैं, जैसे कि डायजेपाम होती है, लोराजेपाम होती है, ये दवाइयां जो है साथ ही साथ प्रिस्क्राइब कर देते हैं या केटामाइन देने से पहले ही दे देते हैं, ताकि मेनिया के एपिसोड को रोकने में हेल्प मिले। तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान से, काफ़ी सेफ्टी का ध्यान में रखते हुए, और पेशेंट वायलेंट ना हो जाए, मेनिया एपिसोड ना इंड्यूस हो जाओ, काफ़ी चीज़ें ध्यान में देखते हुए ये जो बाइपोलर के पेशेंट्स में ये जो केटामाइन है ये दिया जाता है उनको। तो यूनिपोलर, ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट और दूसरे केसेस में इतना झंझट नहीं होता है। सो उसमें पता है कि पेशेंट के सिर्फ डिप्रेशन के सिम्टम्स जाएंगे, जबकि इस केस में तो बाइपोलर में तो लगा एक तरफ से दूसरा, एक बीमारी हटाई दूसरी बीमारी पकड़ ली, मेनिया पकड़ लिया। तो केटामाइन जो है उसके, जैसे मैंने फेनसाइक्लिडीन का पहले बताया था, फेनसाइक्लिडीन, केटामाइन, इनके क्या होते हैं, कुछ ऐसे इफेक्ट्स आते हैं जिसके अंदर पेशेंट या जो भी पर्सन इसको ले रहा है उसके अंदर एग्रेशन बढ़ जाता है, रेस्टलेसनेस बढ़ जाती है, उसके अंदर जो परसेप्शंस हैं, सेंसेशंस हैं, उसके चेंज हो जाते हैं, और उसमें डिसोसिएटिव एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं। मतलब उसको ऐसा लगता है थोड़ी देर के लिए कि जैसे मैं समय से और अपनी जगह से बिल्कुल कटा हुआ हूं और मैं अलग ही दुनिया में हूं। तो ये जो सारे इफेक्ट्स होते हैं, इनका खतरा बना रहता है पेशेंट के ऊपर। तो साइकोलॉजिकल और फिजिकल डेंजर्स जो है केटामाइन के एडमिनिस्टर करने से आ जाते हैं। तो इस वजह से इसको बड़ी सावधानी से एडमिनिस्टर किया जाता है, और यही वजह है कि ये पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब नहीं की जा सकती कि जाके किसी केमिस्ट से ले लो, ऐसे नहीं दिया जा सकता। केटामाइन ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन के लिए एफडीए ने अप्रूव कर दिया था अभी कुछ टाइम पहले। तो जहां भी ये अप्रूव की गई है वहां पर इसको सिर्फ क्लिनिक में डॉक्टर के द्वारा ही एडमिनिस्टर किया जाता है, घर पे पेशेंट को नहीं दी जाती कि जाके ले लेना, ऐसा नहीं है, ना ही ये किसी केमिस्ट से मिल जाएगी। तो इसको बड़ी कंट्रोल कंडीशंस में केटामाइन दी जाती है, पहली चीज़। दूसरा, इसके जो इफेक्ट्स आते हैं उसमें हमेशा डेंजर बना रहता है। तो अक्सर ये जब एडमिनिस्टर की जाती है तो वहां पर या तो उसको कोई और साथ में बेंजोडाइजेपाइन जैसी एंग्जाइटी की दवाएं दे दी जाती हैं, या फिर उसको साथ ही साथ काउंसलिंग में एकदम से डाल दिया जाता है। तो ये जो कई सारी स्टडीज जिनकी मैंने बात की, इसमें क्या किया था, पेशेंट को केटामाइन देने से पहले और बाद में पूरी तरह से साइकोलॉजिकली उसको प्रिपेयर किया था और उसकी काउंसलिंग की थी। ज्यादातर स्टडीज में ऐसा ही किया जाता है। तो इस तरह से पेशेंट जो है वो अपने को कंट्रोल कर पाता है, काफी हद तक अपने को सेंसेस में रख पाता है, हमें कहेंगे थोड़ा अवेयर रह पाता है, थोड़ा उसको समझ में आता है कि उसको क्या ड्रग दिया गया और क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो उसको कैसे बिहेव करना चाहिए ताकि वो अपने एग्रेशन और वायलेंट बिहेवियर पर कंट्रोल ला सके। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, थोड़े से रिस्क हैं जो देखने में आते हैं, इसलिए इसकी कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन देनी बहुत ज़रूरी है, और ये ज़्यादातर जगहों पर तो अवेलेबल भी नहीं है दवा। पर ये मैंने वीडियो इसलिए बनाई ताकि मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा एक प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और पॉसिबल है कि आगे आने वाले समय में ये हिंदुस्तान में भी ये ट्रीटमेंट आ जाए, या हिंदुस्तान में भी कुछ डॉक्टर्स होंगे जो ये ट्रीटमेंट देते होंगे, पर बड़े ही कंट्रोल्ड तरीके से देते होंगे, बड़ा मॉनिटर करके, ध्यान दे के, और बड़ी सावधानी से हर दवा के डोज को पूरा मेजर करके और पेशेंट के सारे पैरामीटर्स को चेक करके देते होंगे, कि जिस वजह से वो सेफ्टी को ध्यान में रख के ये दवा दें और फिर पेशेंट के इंप्रूव कर सकें, बेटर इफेक्ट्स ला सकें और पेशेंट को फायदा दे सकें, तभी ये दवा दी जा सकती है। अदरवाइज ये दवा ऐसे नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये एक ड्रग है जो कि एक नशा लाने वाला ड्रग होता है। पर यहाँ एक और झंझट ये आता है कि इसके जो ज़्यादातर जो इफेक्ट्स हैं, क्योंकि वो अभी ज़्यादा लंबी फॉलोअप स्टडीज़ नहीं की गई हैं, तो इनके जो इफेक्ट्स हैं वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, और बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि कुछ टाइम के बाद उनके सिम्टम्स वापस आ गए थे, मतलब रिलैप्स हो गया था। हम ये नहीं कहेंगे कि पूरा का पूरा डिप्रेशन वैसे पहले वाले स्टेट में रिलैप्स हो गया, बट काफ़ी हद तक सिम्टम्स पेशेंट्स के लौट आते हैं वापस। तो इसलिए ज़्यादातर जो सुसाइडल थॉट को, डिप्रेशन को जो कम करने में जो इफेक्ट्स हैं केटामाइन के, वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, थोड़े देर के बाद वो वापस आ जाते हैं, और थोड़ा स्टडीज़ की लिमिटेशन है जैसा मैंने बताया। तो ये रही कुछ बेसिक जानकारी जो कि मैंने चाहा आपको मैं केटामाइन के यूज़ के बारे में बताऊं, और इस बारे में थोड़ा अवेयर करूं कि एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसके बहुत अच्छे इफेक्ट्स देखे गए हैं और आगे भी देखे जा सकते हैं। कुछ दूसरी कंडीशंस जिसमें कि केटामाइन का यूज़ किया गया है, जैसे ओसीडी, पीटीएसडी और सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, और काफ़ी सारे एडिक्शन वाले डिसऑर्डर हैं, उनमें ये इसका जो है यूज़ जो है वो देखा गया है। और अभी और भी बड़ी सारी स्टडीज़ चल रही हैं, पर बाकी मामलों में बड़ी ही इनिशियल स्टेजेस पे हैं ये स्टडीज़, 2-2, 5-5, 7-7 स्टडीज़ हुई हैं, ज़्यादा हुई भी नहीं है। हाँ, डिप्रेशन के मामले में जैसे मैंने बताया कि 83 स्टडीज़ थी, जिसमें से 33 सिस्टमेटिक रिव्यूज़ थे, उसमें से 24 जो थे वो सिर्फ डिप्रेशन के बारे में थे। मतलब बाकी की जो बीमारियां हैं उन पर 2-4, 2-4, 1-2 ऐसे ही हैं रिव्यूज़, मतलब कुछ खास रिसर्च हुई नहीं ना, तभी तो उसका रिव्यू भी नहीं किया गया।
रिव्यू किया जाता है कि जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जब कोई स्टडीज हो रही है उन सबका निचोड़ निकालो, और मेटा एनालिसिस उसी निचोड़ को स्टैटिस्टिकली निकालने की बात करता है। तो ये और भी ज़्यादा बेटर होता है, मतलब और भी ज़्यादा हम इस पर बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम नंबरों को समझ पाते हैं कि कितना बड़ा है और कितना छोटा इफेक्ट आ रहा है। तो डिप्रेशन पर ही ज़्यादातर स्टडीज़ हुई हैं। डिप्रेशन के मामले में इसको अप्रूव किया गया है, और किसी मेंटल हेल्थ कंडीशन में इसको अप्रूवल ही नहीं मिला है अभी एफडीए से, ना ओसीडी के लिए ना किसी और के लिए। तो उसके वो ऑफ लेवल ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, मतलब डॉक्टर देखता है कि भाई ये पेशेंट जो है, इसको अगर मैं थोड़ा सा केटामाइन दे दूं, इसको एक बार थोड़ा सा एक इंजेक्शन दे दूं, डोज दे दूं, तो शायद इसको जो है थोड़ा बहुत इफेक्ट आ जाएगा। मे भी हो सकता है बड़ा परेशान है, सुसाइडैलिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत परेशान है, या उसका जो है ट्रीटमेंट हो नहीं पा रहा है, और दूसरे बड़े सारे कोमॉर्बिडिटीज़ हो सकती हैं। तो उसने सोचा कि चलो इसको मैं ये दवा दे देता हूँ। तो ऑफ लेवल ट्रीटमेंट की तरह डॉक्टर्स जो है अपने जिम्मेदारी पर दे देते हैं, बट असर भी आ जाता है, बट उसको ऑफ लेवल यूज़ किया जाता है। वो ऐसा कहीं लिखा नहीं है, एफडीए ने प्रूव नहीं किया है किसी और कंडीशन के लिए। तो वो एक समस्या है जो कि आगे आने वाले 5-10 साल के अंदर इस पर और क्लैरिटी आ जाएगी, और रिसर्च हो जाएंगी, और धीरे धीरे पक्का हो जाएगा कि ये किन लोगों को कब कब कैसे दिया जा सकता है, और कितनी डोज में, और कहाँ कहाँ दिया जा सकता है। इंडिया में फ़िलहाल ये नहीं है, अमेरिका में भी दिया जाता है, और दूसरी चीज़ बहुत महंगा ट्रीटमेंट है, ये बहुत महंगा ट्रीटमेंट है। तो इसलिए कह नहीं सकते कि कब ये आएगा, कब कहाँ दिया जाएगा, या शायद दिया भी जाता होगा, तो वो थोड़ा ही ये एडमिनिस्टर किया जाता है। सो ये रही पूरी जानकारी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है। तो इस तरह की और भी यूज़फुल जानकारी मैं आपको और वीडियोज़ में दूंगा, और भी देता रहूँगा। केटामाइन के ऊपर और भी मैं थोड़ी सी वीडियोज़ बनाऊँगा, इसके बारे में थोड़ा और जानकारी दूंगा डिप्रेशन के मामले में। और ईसीटी जो कि इलेक्ट्रोकॉन्वल्सिव थेरेपी है, जिसमें इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं, उसके साथ भी केटामाइन को कंपेयर किया गया। उसके बारे में भी कुछ स्टडीज़ हैं, जो थोड़ी बहुत फाइंडिंग्स हैं, जो थोड़ी बहुत इनसाइट्स हैं, वो मैं आपसे कभी डिस्कस करूंगा कि ईसीटी को दिया जाना बेटर है, या केटामाइन को दिया जाना बेटर है, या मैग्नेटिक स्टिमुलेशन वाली जो थेरेपीज़ हैं आरटीएमएस, या एक और होता है मैग्नेटिक सीजर थेरेपी। मतलब जैसे एक इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है इलेक्ट्रोकॉन्वल्सिव में, उसमें मैग्नेट से आपको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, या जब हम कहें कि बेसिकली सीजर लाया जाता है, तो दौरे पढ़ाए जाते हैं, और उससे डिप्रेशन में कमी आ जाती है। तो इस तरीके के जो काफ़ी सारे जो स्टडीज़ हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स हैं हो रहे हैं, मैं इसके बारे में आगे आने टाइम में चर्चा करता रहूँगा। सो मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।